अंदर इसको अटेम्प्ट करना था। ठीक है, तो एक एक करके देखते चले जाते हैं कौन कौन से सवाल आ चुके हैं और इस बार क्या बन सकता है। ठीक है, तो 2 सेक्शन रहेंगे, हर एक सेक्शन में आपको कम से कम 2 सवाल करने हैं और टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक सवाल 20 नंबर का होगा। प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर अपने को 400 वर्ड्स में लिखना है। लगभग यही पूछा जाता है क्योंकि इसमें कंटेंट अच्छा खासा है। ये यूनिट नंबर फर्स्ट से आया है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के विशेष संदर्भ में गुप्त साम्राज्य के विस्तार और समेकन। समेकन का मतलब होता है साथियों इंटीग्रेशन की, किस तरह से समुद्रगुप्त ने अनेक राज्यों पर आक्रमण करके काफी सारे राजाओं को हराया और कई राजाओं को हरा करके उनके जो प्रदेश थे वो अपने साम्राज्य में मिला लिए और कुछ राजाओं को हरा करके उनके प्रदेश वापस से उन्हीं को दे दिए, लेकिन उनसे कहा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करेंगे। समुद्रगुप्त एक बहुत ताकतवर राजा था, 4वीं शताब्दी का। तो कुछ राजाओं से अधीनता स्वीकार करवाई जबकि कुछ राजाओं के हारे हुए इलाके हैं वो अपने साम्राज्य में मिला लिए। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से सवाल बनता है आपका। ठीक है, इस बार क्या आ सकता है, इस बार अगर ये समुद्रगुप्त वाला नहीं आता है तो इस बार गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये सवाल काफी बार रिपीट हो चुका है समुद्रगुप्त वाला। समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान है मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। ठीक है, एक बार और देख लेंगे इसको। लगभग 300 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के दौरान विकसित पौराणिक हिंदू धर्म की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यहां पर अपन इस सवाल को बाद में देखेंगे थोड़ा। लगभग 700 ईस्वी और 1200 ईस्वी के दौरान जातियों के उदय और प्रसार को स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार से एक सामाजिक परिवर्तन आया, जातियों के अंदर सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से आए। विभिन्न प्रकार की जातियों के नाम लिखने हैं, उनके व्यवसाय लिखने हैं और किस प्रदेश की जातियां क्या काम करती थी वो सब इसमें लिखना है। 20 नंबर का ये सवाल था अपना। पहले ही सेक्शन में जो फोर्थ क्वेश्चन था अपना वो क्या आया था, टिप्पणी लिखना और 200 शब्द में लिखनी है, यानी कि 200 शब्द का मतलब है कि जो इग्नू के जो कॉपी आती है उसके अंदर आप 2.5 पेज तक लिखो तब जाके आपके 200 शब्द है वो पूरे होते हैं। ठीक है, मतलब आगे पीछे के 2 पेज फिर एक आधा पेज और लिख दो तब जाके 200 शब्द होते हैं और स्पीड अच्छी खासी लिखनी होती है। ठीक है, पेपर को वही अटेम्प्ट कर पाता है अच्छे से जिसने काफी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है। प्रैक्टिस नहीं होने की स्थिति में काफी सारे जो सवाल है वो हमारे छूट जाते हैं। तो बढ़िया सवाल है यहाँ पर। गुप्त शासन के अंतर्गत राजा और मंत्री परिषद की क्या स्थिति थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। ठीक है, अंतिम जो निर्णय सुनाता था वो राजा को होता था, राजा का पद आनुवंशिक होता था। इस तरह से अपने को चीजें लिखनी है। और मंत्री परिषद का काम होता था राजा की सहायता करना, दैनिक कार्यों में राजा के जो प्रशासन से संबंधित और सैन्य व्यवस्था से संबंधित तथा वित्त से संबंधित जो काम होते थे वो मंत्री परिषद के सदस्य राजा को सलाह दिया करते थे। अरब का आक्रमण, दोस्तों सन 712 ईस्वी में भारत पर पहला अरब आक्रमण होता है और वो पहला सफल आक्रमण भी था जो मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अरब का रहने वाला था और हिंदू राजा दाहिर को हराया था। और दाहिर का कहां पर शासन था इस समय पर, दाहिर का शासन सिंध प्रदेश पर था। तो सिंध को जीत लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। इसके तुरंत बाद में मोहम्मद गजनवी आता है भारत में। ठीक है, मोहम्मद गजनवी काफी सारे भारतीय राजाओं को हरा देता है और सन 1000 ईस्वी से लेकर के सन 1001 से लेकर के 1026 ईस्वी तक भारत में तकरीबन 17 बार आक्रमण करता है। लूटपाट के उद्देश्य से भारत आता था और 17 बार आक्रमण किया है मोहम्मद गजनवी ने। इसके बाद में मोहम्मद गोरी आता है और मोहम्मद गोरी पहले तराइन के युद्ध में तो हार जाता है, दूसरे तराइन के युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था छल कपट की सहायता से। तो अरब आक्रमण ने सिर्फ अपने को मोहम्मद बिन कासिम के बारे में लिखना है। यहां पर आप मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के बारे में नहीं लिखना, अपने को सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरह से राजा दाहिर को हराया था वो वाला पार्ट लिखना है। चोल राजत्व, चोल साम्राज्य के अंदर राजा की स्थिति है वो क्या थी।
किंगशिप, किंगशिप का मतलब होता है राजा की स्थिति, उसके बारे में लिखना है। फिर राजपूतों का उद्भव, राजपूतों का जो उद्भव काल था, ठीक है, वो 12वीं शताब्दी के आसपास, 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। और उद्भव से संबंधित काफी सारे जो धारणाएं वो प्रचलित है, जैसे कि अग्निकुंड से राजपूत निकले हैं, राजपूतों की अनेक शाखाएं हुई है, जिन्होंने गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है, इन जगहों पर शासन किया है। तो बड़ा आसान सवाल था, और अब अगर पढ़ाई कर रखी होगी तभी यह सवाल कर पाएंगे अपन। 550 ईस्वी तक आते आते भारत के अंदर गुप्त काल का पतन हो गया था, और उसके बाद में चालू होता है गुप्तोत्तर काल, यानी कि गुप्तों के बाद का समय गुप्तोत्तर काल कहलाता है। इसके अंदर पुष्यभूति वंश के जो राजा थे हर्षवर्धन, उनका जिक्र आता है। तो उनके टाइम पर आर्थिक संरचना किस प्रकार से थी वो हमें लिखना है। इसमें आप कर व्यवस्था बता सकते हैं, भू राजस्व व्यवस्था बता सकते हैं, ठीक है, और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके नाम लिख सकते हैं, वित्त विभाग के जो अधिकारी है उनके नाम लिख सकते हैं। सातवां है, 7वीं ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के दौरान लैंगिक संबंधों यानी कि जेंडर रिलेशंस का वर्णन कीजिए। भारत के इतिहास के अंदर 700 ईस्वी और 1200 ईस्वी के दौरान महिलाओं तथा अन्य जातियों की क्या स्थिति थी, महिलाओं तथा पुरुषों के बीच में संबंध किस प्रकार के थे, समाज में उनकी भूमिकाएं क्या थी, ये सब लिखना है। लैंगिक संबंध का मतलब होता है कि पुरुष और महिला की जो जिम्मेदारी थी समाज में वो क्या थी, ये सब लिखना है। सवाल नंबर 8 रहेगा राष्ट्रकूट, इस पे टिप्पणी लिखना है, ये करवा दूंगा। गजनी का महमूद, गजनी एक जगह थी, यहां से आया था महमूद गजनवी, जो 1001 ईस्वी में आया था और 17 बार आक्रमण किया था, फिर वापस से लौट गया था अपने स्थान गजनी में। गजनी इसका होम टाउन था महमूद गजनवी का। संकर साहित्य के विकास में कालिदास का वर्णन, सॉरी कालिदास का योगदान, काफी सारे नाटक, काफी सारे महाकाव्य लिखे हैं, जैसे कि मेघदूतम, रघुवंशम आदि महाकाव्य लिखे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नैनार और अलवार संत, देखो कुछ विष्णु की पूजा करते थे, कुछ शिव की पूजा करते थे, ठीक है, और ये दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन चला था वहां से ये संतों की श्रेणियां हैं, संतों की श्रेणियां हैं नैनार और अलवार, ठीक है। अलवार संत किसको कहते हैं, जो विष्णु जी को भगवान मानते हैं। नैनार संत जो शिव को मुख्य देवता मानते हैं। तो इस प्रकार से हमें चीजें लिखनी है। ये आपका दिसंबर 2022 का पेपर था। तो चैप्टर नंबर 1 से आपको सबसे पहले कौन सा सवाल याद करना है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण याद करने हैं। इसको 1 नंबर क्यों दिया है, क्योंकि सबसे पहले इसको याद करो आप। चंद्रगुप्त द्वितीय इसको दूसरे नंबर पे याद करो, ये नहीं पूछा गया अब तक, इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी महानतम राजा हुए हैं गुप्त साम्राज्य के। और फिर तीसरे नंबर पर याद करना समुद्रगुप्त के विजय अभियान, जहां पर उन्होंने आर्यव्रत के राजाओं, नेपाल के राजाओं, पश्चिम के राजा, पूर्व के राजा, दक्षिण भारत के राजा, इनको उन्होंने हराया था और गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। तो तीसरे नंबर पर इसको पढ़ना, इस तरह से पढ़ना आपको। गुप्त शासन के अंदर राजा और मंत्री परिषद, इस बार क्या आ सकता है, गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था आ सकती है, ठीक है। तो इसको तो नंबर 2 पे रखना। और देखो गुप्त साम्राज्य के अंदर प्रशासन में, देखो ये मंत्री परिषद और राजा ये पूछे जा चुका है दिसंबर 2022 के, इस बार ये आ सकता है, ठीक है। सेना, राजस्व, प्रशासन और प्रांत, जिला, ग्राम, तो इस बार ये याद करना तीनों पॉइंट। तो ये पहले नंबर पे याद करना तीनों पॉइंट, सेना, राजस्व, प्रशासन और प्रांत, जिला तथा ग्राम। प्रांत, जिला, ग्राम ये प्रशासनिक इकाइयां थी, गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां थी। दूसरे नंबर पे याद करना अर्थव्यवस्था, ठीक है, और इनको आप एक बार बाद में देखना, ठीक है। समाज संस्कृति, इसको आप बाद में देखना। समाज और संस्कृति के आगे लिख दो एस, लिख दो एस का मतलब इनको मैं सेकंड टाइम में देखूंगी और इनको मैं फर्स्ट टाइम में देखूंगी या देखूंगा। गुप्त साम्राज्य का सेना, राजस्व, प्रशासन, प्रांत, जिला, ग्राम पहले नंबर पे देखना, अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पे देखना, तीसरे नंबर पर समाज और संस्कृति देखना, ठीक है। हो गए यहां तक।
ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 3 आपका पुष्यभूति और हर्ष साम्राज्य का उदय। देखो, पुष्यभूति एक वंश का नाम है और पुष्यभूति वंश के एक राजा थे, राजा हर्षवर्धन सिंह। राजा हर्षवर्धन सिंह। तो यहां से क्या सवाल आया था दिसंबर 2022 के पेपर में? यहां से कोई सवाल नहीं आया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहां पर कन्नौज का त्रिगुटीय संघर्ष। तो इसको सबसे पहले रटना, कन्नौज का त्रिगुटीय संघर्ष। ठीक है, तीन शक्तियों के बीच में संघर्ष चला था। कन्नौज एक क्षेत्र का नाम है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कन्नौज पर हर कोई हक जमाना चाहता था। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों के बीच में, पल्लवों के बीच में, इन तीन शक्तियों के बीच में युद्ध हुआ है, कन्नौज का त्रिगुटीय संघर्ष। तो इसको नंबर 1 पे याद करना। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं। आप अपना इंटरनेट चेक करो, या जहां पर बैठे हो आप अपनी जगह बदल सकते हो ताकि नेटवर्क मोबाइल के अंदर सही आ जाए। किसी को आवाज से रिलेटेड कोई दिक्कत? पहले नंबर पे कन्नौज का त्रिगुटीय संघर्ष याद करना है आपको। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या याद करना है? हर्ष का राज्य विस्तार याद करना। हर्ष का राज्य विस्तार, इसको दूसरे नंबर पे लिख दो। हर्ष का राज्य विस्तार। तीसरे नंबर पे याद कर सकते हो हर्ष संवत। ये आपके बस 3 टॉपिक है इसमें से। ठीक है, तीनों देखने की कोशिश करना जाते जाते। अभी काफी टाइम आपके पास में। अगर चैप्टर नंबर 4 से सवाल आया तो यही वाला ज्यादा चांस बन रहे हैं। चालुक्य, पल्लव और पांडवों का उदय। ठीक है, ये सवाल पहले भी आ चुका है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। इसको नंबर 1 पे आपको याद करना है। बस ये सवाल काफी है इस चैप्टर के लिए। चालुक्य, पल्लव और पांड्यों का उदय। हाँ, 200 शब्दों में लिखना आ सकता है कल। तो यहां से कलचुरी राज्य पर टिप्पणी लिखना, और दूसरा आ सकता है पल्लव पांडव संघर्ष। ठीक है, बस 2 याद कर लेना यहां से, कलचुरी राज्य और पल्लव पांडे संघर्ष। चैप्टर नंबर 6 से बादामी के चालुक्य, ये दिसंबर 2022 के पेपर में पूछा जा चुका है। इस बार चांस कम बन रहे हैं क्योंकि इस बार रिपीट कम हो रहे हैं सवाल, असाइनमेंट के भी कम आ रहे हैं और लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हो साल पहले नंबर पे और कदम राज्य दूसरे नंबर पे याद करना। चैप्टर नंबर 6 से एक सेपरेट सवाल याद करना, चोलों का प्रशासन। चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था। चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, ये अलग से याद करना चैप्टर नंबर 6 में ही, तो ये भी लिख लो। चैप्टर नंबर 6 से चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था, ये देख लेना एक बार। दिसंबर 2022 वाले पेपर में यूनिट नंबर 7 से कौन सा सवाल आया था? गुप्तोत्तर काल में आर्थिक संरचना पर टिप्पणी लिखी है। तो आर्थिक संरचना पर टिप्पणी लिखनी थी, यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में बताना था। ठीक है, व्यापार का ह्रास, सिक्कों की कमी, नगरों का ह्रास, ये सब बताना था। और ये भी बता सकते हैं, ये सब कुछ अर्थव्यवस्था के अंदर ही आ जाएगा।
पिछली बार जो सवाल आया था कि उत्तर गुप्त काल के अंदर अर्थव्यवस्था या आर्थिक संरचना के बारे में बताएं, तो यहां तक आंसर था उसका। ये अर्थव्यवस्था वाले पूरे पॉइंट बताने थे और कृषि संबंध भी हमें एक्सप्लेन करने थे। तो ये सवाल तो 20 मार्क्स का आ चुका है। इस बार अगर याद करना है आपको तो सामाजिक संरचना याद कर सकते हैं। तो सवाल लिख लो यहां से, सवाल लिखो, गुप्तोत्तर गुप्तोत्तर काल में सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना पर प्रकाश डालिए। ये आपका सवाल बन जाएगा 20 नंबर का, बढ़िया सा। तो इस बार इसको नंबर 1 पे याद करना। नंबर 1 पे किसको याद करना है? उत्तर गुप्तोत्तर काल की सामाजिक संरचनाएं, ये नंबर 1 पे होना चाहिए, जिसमें जमींदार और किसान, इनके बीच में संबंध, जातियों की संवर्धी यानी कि जातियों के अंदर भी उपजातियां आने लग गई थी, कायस्थों का विकास। कायस्थ कौन होते हैं? जो व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों से संबंधित होते हैं। कायस्थ कौन होते हैं? जो व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों से संबंधित होते हैं। अछूत, दस्तकारी और जातियां। दस्तकार कौन होते हैं? जो किसी सामान को बनाते हैं, जैसे कि कोई बर्तन बनाता है, कुम्हार है, वो भी दस्तकार की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। तो गुप्तोत्तर काल की सामाजिक संरचना पर प्रकाश डालिए। ये 7.5 वाला पूरा रट लेना है ढंग से। यूनिट नंबर 8 है उत्तर गुप्त काल में राज्य व्यवस्था, धर्म और संस्कृति। ये चैप्टर 30 नंबर का कम से कम आ सकता है। देखो इसके अंदर एक तो ये वाला ये पॉइंट याद करना है, उत्तर गुप्त काल में धर्म की संरचना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इसको नंबर 1 लिख दो और लिख दो मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट, गुप्तोत्तर काल में धर्म किस प्रकार का था? जैसे कि भक्ति का उद्भव, देवताओं का समन्वय, कबीलाई अनुष्ठानों का समावेश, मंदिरों एवं ईश्वरवाद को राजकीय संरक्षण, और उत्तर भारतीय धर्मों के दक्षिण की ओर प्रस्थान। उत्तर भारत के जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में जो जिस प्रकार के धर्म फैल रहे थे, उन्हीं धर्मों का जो विस्तार है वो धर्म है, फिर वो दक्षिण भारत की तरफ भी चले गए। जैसे कि दक्षिण भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ है। वो कैसे हुआ? उत्तर भारत में थे ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म, वही दक्षिण भारत की तरफ चलते चले गए। तो ये सब हमें लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, इस सवाल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ऐसा ही माना कि कल यही आ सकता है और यही आने वाला है, इस तरह से पढ़ना है चीजें। तंत्रवाद की उत्पत्ति, तंत्रवाद से रिलेटेड तो देखो, तंत्रवाद से रिलेटेड एक भी सवाल नहीं आया था, इस बार आ सकता है, इस बार आ सकता है, ध्यान रहे, तंत्रवाद से पक्का सवाल आएगा। और वो क्या सवाल आएगा वो तंत्रवाद वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, भक्ति आंदोलन वाला भी आपको मैंने याद ही करवाया था। जैसे कि काफी सारे जो ऐसे भक्तगण थे जो निम्न जातियों से आया करते थे, जैसे कि एक आंडाल नाम की महिला थी, वो निम्न जाति से होकर भी वो भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई थी। जैसे कि उत्तर भारत में अपन मीराबाई का नाम लेते हैं, वैसे ही दक्षिण भारत में आंडाल का नाम उल्लेखनीय है भक्ति आंदोलन में। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर से आप एक ही याद करो और अगर टाइम मिलता है तो आप और चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राजपूतों वाले चैप्टर से दिसंबर 2022 में सवाल आया था, राजपूतों का उद्भव। ठीक है, इस बार क्या आ सकता है? इस बार ये सवाल रटना अब, राजपूत राज्यों का उदय, त्रिपक्षीय संघर्ष, गुर्जर प्रतिहारों का उद्भव। ये वाला पहले नंबर पे रटना। और फिर ये वाला, ये पहले नंबर पे याद करो और ये दूसरे नंबर पे याद करो, या फिर इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये वाला छोड़ो। अब राजपूतों की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली, बस ये वाला पढ़ना। इस चैप्टर से आपको ये वाला पढ़ना है। इसके बाद में टाइम मिलता है तो आप दूसरे टॉपिक पढ़ सकते हो बचे हुए, लेकिन पहले नंबर पे आप ये पढ़ोगे राजपूतों की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली, मतलब कौन कौन से हथियार वो इस्तेमाल किया करते थे, किलों को वो कैसे अवैध बनाते थे। जैसे कि जो बीकानेर का किला है, ठीक है, और जैसलमेर का किला है, जयपुर का किला है, ये सारे इतने मजबूत किले हैं कि जो विरोधी, जो शत्रु रहते थे, वो इतने आसानी के साथ में किलों पर चढ़ाई नहीं कर सकते थे।
तो वो सब कुछ लिखना है यहाँ पर। 9.8 वाला पूरा रटना है, राजपूतों की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली। इकाई नंबर 10 को आप स्किप कर सकते हो एक बारी में, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से सवाल आ चुका है और राष्ट्रकूट वापस से पूछे जाने की संभावनाएं कम है। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इस चैप्टर को बाद में पढ़ सकते हैं। पहली बार पढ़ेंगे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो चैप्टर नंबर 11 से सवाल आ चुका है, अरब हमले, भारत पर अरब हमले। इस बार क्या आ सकता है? इस बार दोस्तों आपको ये याद करना, चचनामा, अली कूफी के द्वारा चचनामा लिखी हुई है। और महमूद गजनवी, इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद बिन कासिम ने किस प्रकार से भारत पर आक्रमण किया, ये चचनामा याद करनी, किताब का नाम है। नंबर 1 पे इसको रखना चचनामा को, और अरब प्रशासन है इसको भी एक बार देख लेना आप, ये दूसरे नंबर पर। या फिर आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जो चचनामा वाला जो सवाल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अली कूफी के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसके अंदर गोर साम्राज्य के राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। यूनिट नंबर 12, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी का आक्रमण। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है? राजपूतों की हार के कारण क्या थे, ये नंबर 1 पे याद रखना। ठीक है, बस इस चैप्टर से आप ये कर सकते हैं, बाकी टाइम मिलता है तो अन्य टॉपिक्स देख सकते हैं आप। चैप्टर 1 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, भूमि, राजस्व पद्धतियां, कृषि संबंध। तो सवाल लिख लो, कल आपको क्या सवाल देखने के लिए मिल सकता है, लिखो। 700 से 1200 ईस्वी तक भारतीय इतिहास में कृषक संबंधों पर, मतलब जमींदार किस प्रकार से किसानों से संबंध रखा करते थे, जो राजे रजवाड़ा थे वो भी कितना सहयोग कर रहे थे, वही आपको लिखना है। कितना किसानों पर टैक्स लगाया जाता था, कौन कौन से कर अधिकारी किसानों से टैक्स वसूला करते थे, वो सब लिखना है। तो 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक भारतीय इतिहास में कृषक संबंधों पर प्रकाश डालिए, ये 20 नंबर का सवाल आपको कल देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, 20 मार्क्स। और उसमें आंसर क्या रहेगा? ये वाला, कृषि संबंध। कुछ कुछ पॉइंट ये भी लिख सकते हो, राजस्व प्रणाली, कुछ पॉइंट भूमि अनुदान, ये सब भी इसमें लिख सकते हो। पूरे ही चैप्टर के जितने भी आपको सही पॉइंट लग रहे हैं वो आप लिख सकते हो। दिसंबर 2022 वाले पेपर में सवाल अपना बना था कि जो 700 और 1200 ईस्वी के बीच में जो लैंगिक संबंध थे, ठीक है, देखो लैंगिक संबंधों के अंदर हमें क्या क्या पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। महिलाओं की संपत्ति से संबंधित अधिकार क्या थे, विवाह और विवाह विच्छेद यानी कि शादियां थी किस प्रकार से होती थी, और जो तलाक वगैरह थे उनके क्या नियम थे, विधवापन और नियोग। विधवापन, विधवापन मतलब एक औरत शादी करते ही उसका अगर पति मर जाता है तो विधवापन में अपनी जिंदगी गुजारती थी। ठीक है, काफी ज्यादा उसके साथ में भेदभाव होता था। और नियोग, नियोग एक प्रथा का नाम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, अगर एक शादीशुदा लड़की का पति खत्म हो जाता है तो उसकी शादी देवर के साथ में करवा दी जाती है, उस लड़की की शादी देवर के साथ में करवा दी जाती है, क्योंकि वंश आगे बढ़ाना है। ठीक है, और लड़की को भी सम्मान पूर्वक समाज के अंदर रहना है। तो भारतीय समाज के अंदर नियोग प्रथा भी चला करती थी, जिसमें अगर लड़की का पति खत्म हो जाता है तब उसकी जो शादी है वो देवर के साथ में करवा दी जाती थी। इसके बाद में आप सती प्रथा, विधवा विवाह, यानी कि पति के खत्म होने के बाद में लड़की को चिता पर बिठा दिया जाता था और वो मर जाया करती थी। तो ये भी एक सामाजिक बुराई थी, ये भी अपने को लिखना है। कुछ महिलाओं ने, है ना, देखो महिलाओं की जो स्थिति थी वो 700 और 1200 ईस्वी के बीच में इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनको शिक्षा से संबंधित अधिकार नहीं थे। ठीक है, उनके पास में संपत्ति के अधिकार नहीं थी, बेटों को ही अक्सर धन जायदाद दौलत ये सब कुछ दी जाती थी, और महिलाओं को सिर्फ शादी करके
बच्चे पालने पोसने, बस यहीं तक उनकी जिम्मेदारियां थी। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने वास्तव में राजनीतिक भूमिका निभाई, अर्थात कुछ ऐसी महिलाएं थी जो राजा की गद्दी पर बैठी, उन्होंने शासन भी चलाया, और कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने दरबार के अंदर रह करके राजा की सहायता की। ठीक है, तो उन असाधारण भूमि जो महिलाएं थी उनका नाम हमें लिखना था लैंगिक संबंधों में। इस बार क्या आ सकता है, इस बार देखो, इस बार टिप्पणी लिखने के अंदर दास मलेच्छ, दास मलेच्छ ये याद करना नंबर 1 पे, और दास को भी नंबर 1 पे रखो, इन दोनों को याद कर लेना। ठीक है, और बाकी पॉइंट है वह बाद में याद करना, पहले टिप्पणी लिखने में याद करना। जनजातीय और दास मलेच्छ ये सब कुछ याद करना है इसके अंदर। क्वेश्चन लिखो, 300 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक कला कोमा भाषा, कला कोमा भाषा कोमा साहित्य के विकास पर टिप्पणी, विकास पर विस्तार से चर्चा। ये आपका कल 20 नंबर का सवाल बन सकता है। ठीक है, इसके अंदर आपको दोस्त ये सब पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, 15.2 से लेकर के 15.4 तक सारे पॉइंट है वो लिखने हैं। कला की वृद्धि एवं विकास में स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, भाषा का विकास और साहित्य का विकास, ये वाले पॉइंट इसके अंदर लिखने हैं आपको इस सवाल में, तीनों पॉइंट। ठीक है, 300 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक भारतीय इतिहास में धर्म तथा धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में बताएं। चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर याद कर सकते हैं तो यहाँ पर ये याद करने की कोशिश करना। ठीक है, तंत्रवाद, खैर इसके लिए तो अलग ही चैप्टर है। भक्ति आंदोलन का पतन, भक्ति आंदोलन, देखो यहाँ से क्या क्या सवाल बने थे। इस चैप्टर पे आप ऐस लगा लो, स्किप। वैसे अगर आपको अगर याद करना है 20 नंबर का सवाल, तो ये याद करना 300 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक भारतीय इतिहास में धर्म तथा धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में बताएं। ये 20 नंबर का जो सवाल है इसके अंदर ये सारे आ जाएंगे, सारे पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आपको टिप्पणी लिखना, अगर याद करना है तो आप शैववाद याद कर सकते हो, शक्तिवाद याद कर सकते हो, नैनार और अलवार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और पौराणिक हिंदू धर्म में देखो सवाल क्या आया था दिसंबर वाले पेपर में, 300 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी के बीच में विकसित पौराणिक हिंदू धर्म की विशेषताओं के बारे में बताएं। तो उसका आंसर क्या था, पौराणिक हिंदू धर्म की विशेषताओं के बारे में बताएं। 16.2 वाला पूरा लिखना था, वैष्णववाद, शैववाद, शक्तिवाद। ठीक है, ये वाले पॉइंट पूरे लिखने थे उसमें। और अगर ये सवाल आता है धार्मिक प्रवृत्तियों तथा धर्म के बारे में बताएं, तो आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा तंत्रवाद तक। तो इस वाले चैप्टर पे आप ऐसे लिख लो, इसको बाद में देखना, इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि यहाँ से पहले ही 30 नंबर के सवाल हैं वो पूछे जा चुके हैं। कौन से 2 सवाल आए थे, 300 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक पौराणिक हिंदू धर्म की विशेषताओं के बारे में बताएं। तो ये वाला पॉइंट आप 16.2 लिखना था पूरा, और फिर एक टिप्पणी लिखना है था नैनार और अलवार संत। ठीक है, ये चैप्टर आ चुका है पहले। तो आगे पढ़ते हैं, यूनिट नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरी तरफ से एक और सवाल लिख लो, तंत्रवाद, इस पे टिप्पणी लिखना आ सकता है क्योंकि यह सवाल नहीं पूछा गया था पिछली बार, और 2 चैप्टर में कम से कम तंत्रवाद के बारे में हमें मालूम पड़ता है। तो ना तंत्रवाद, तंत्रवाद में क्या होता है कि जो, एक सेकंड, सवाल कल बन सकता है क्योंकि ये अब तक आया नहीं है दिसंबर वाले पेपर में। तंत्रवाद एक साधना का नाम है। तंत्रवाद एक प्रकार की साधना होती है जिसके अंदर मतलब जो साधक होता है या फिर कोई भक्त होता है
या फिर कोई उपासक होता, वो क्या करता है, तंत्र मंत्र की क्रियाओं का सहारा लेता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, जादू टोना, ठीक है, भूत प्रेत, भूत प्रेत। तो तंत्रवाद एक प्रकार की साधना का नाम है जिसमें एक कोई साधक अथवा भक्त तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत इत्यादि के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति का प्रयास करता है या ईश्वर को साधने का प्रयास करता है। ईश्वर को साधने का प्रयास करता है। ईश्वर को साधने का क्या मतलब है कि भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान से मिलना हो जाए, भगवान को हम फील कर पाए, भगवान को देख पाए, यही ईश्वर को साधने का प्रयास। देखो, लंबे समय से, प्राचीन समय से ही एक इंसान की जिज्ञासा रही है कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान को कैसे महसूस किया जा सकता है, भगवान कौन है, इस प्रकार के सवाल मनुष्य के दिमाग में हमेशा से रहे हैं। तो मनुष्य ने एक प्रकार का रास्ता अपनाया है तंत्रवाद। ये एक प्रकार की साधना होती है जिसके अंदर तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, भूत प्रेत, ठीक है, इनके माध्यम से ईश्वर को साधने का प्रयास किया जाता है। देखो, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में क्या होता था कि जो ब्राह्मण होते थे, यानी कि ब्राह्मणिक व्यवस्था में, ठीक है, अनुष्ठान किए जाते थे, अनुष्ठान और हवन ये सब किए जाते थे। और दोस्तों, आम जनता की इतनी बस की बात नहीं थी कि वो अनुष्ठान हवन का खर्चा झेल सके, ठीक है। अगर कोई राजा है या फिर कोई कुलीन वर्ग का व्यक्ति है, कोई अमीर व्यक्ति है, वही अनुष्ठान हवन के खर्चों को झेल पाता था, ठीक है। मतलब समाज में जो निम्न जनजाति के जो लोग थे, समाज में जो दलित थे, उनको भक्ति से भी दूर रखा गया, ठीक है, भक्ति से भी दूर रखा गया, क्योंकि ऐसा कह दिया गया कि भाई अगर थोड़ा बहुत पैसा है, अगर थोड़ा बहुत ज्ञान है, पढ़े लिखे हो, तभी आप ईश्वर की अनुभूति कर सकते हो। यही तो कारण था साथियों कि भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, क्योंकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी कठोर रूप ले चुकी थी। समाज के अंदर जो दलित थे, दलित लोग थे, महिलाएं थी, और जो ऐसे लोग थे जिनका तिरस्कार किया जाता था, जिनका उपेक्षा की जा रही थी, अब उन लोगों ने सोचा कि भाई भगवान को तो हमें भी फील करना है, भगवान के हमें भी दर्शन करने हैं। तो लोगों ने सरल रास्ता अपनाया तंत्रवाद का, और तंत्रवाद में काफ़ी ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते थे, ठीक है। तंत्रवाद का रास्ता अपनाया, ये इसमें पैसे कम लगते थे, समय भी कम लगता था। और इसके अंदर, तंत्रवाद के अंदर जो तांत्रिक होता था वो ये कहता था कि मतलब ईश्वर से साक्षात्कार तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ, साथ ही साथ जो अगर कोई कोई सांप, कोई बिच्छू या फिर कोई जानवर अगर काट चुका है, शरीर में जहर फैल चुका है, तो वो भी दूर हो जाएगा, तथा इस जीवन से संबंधित जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। जीवन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, उसको दूर करने का रास्ता है वो तंत्रवाद ने दिया। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते ब्राह्मणिक व्यवस्था है वो कठोर रूप ले चुकी थी, समाज के अंदर जाति पाति वर्ण व्यवस्था ये भी कठोर रूप ले चुकी थी। तो कुछ लोगों ने तंत्रवाद का रास्ता है ये अपनाया, ठीक है। अब देखो, हर धर्म के अंदर, हर धर्म के अंदर लगभग तंत्रवाद का विकास हुआ। जैसे कि जैन धर्म के अंदर यक्षिणियां बताई गई हैं, ठीक है, कि यक्षिणियों को अगर आप खुश कर लेते हैं साधना करके, तो आपके बहुत सारे काम हैं वो बन जाते हैं, और उनको तंत्र मंत्र की सहायता से उन यक्षिणियों को खुश किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों, बौद्ध धर्म में काफ़ी सारी शाखाएं थी, जैसे कि हीनयान, जैसे कि हीनयान, महायान, ठीक है, और एक वज्रयान। ये शाखाएं बौद्ध धर्म की थी, हीनयान, महायान और वज्रयान। मतलब थे तो बौद्ध धर्म से संबंधित, लेकिन इनके मान, भगवान बुद्ध को मानने के जो तरीके थे वो अलग अलग थे। जैसे कि हिंदू धर्म के भी अलग अलग संप्रदाय अथवा शाखा हैं, जैसे कि वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय जिसमें माता की, देवी की पूजा की जाती है, और शैव संप्रदाय। ऐसे ही बौद्ध धर्म में काफ़ी सारी शाखाएं, हीनयान, महायान और वज्रयान। वज्रयान एक शाखा है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म की तंत्र मंत्र शाखा से संबंधित है। तंत्र मंत्र की साधनाएं इसके अंदर की जाती हैं। तो प्रत्येक धर्म के अंदर तंत्रवाद का विकास हुआ।
ठीक है। और तंत्रवाद है वो दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में लोकप्रिय बन गए। आज भी अगर गांव देहात की तरफ जाते हैं तो लोग है तंत्र मंत्र की क्रियाओं पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो आज भी लगभग 1500 साल से जो परंपरा चली आ रही वो भी आज परंपरा आपको कई जगह पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। कुछ तांत्रिक होते हैं वो विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका काम बना देंगे, आपके जीवन की कोई भी समस्या हो वो हम हल कर सकते हैं, तो वो भी तंत्रवाद का ही एक रूप है। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा साथियों। अब आप जो मैंने क्वेश्चन बताए उनको एक बार देखें। सबसे पहले 20 नंबर के सवाल देखें, उसके बाद में जो टिप्पणी लिखने वाले वो देखें, और अगर ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो बचे हुए टॉपिक्स आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी अब बन जाएगा। समय अपने पास में 10 सवा 10 का टाइम हुआ है और अभी आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड नाइट। तो क्लास कैसे लगी वो आप कमेंट करके बता सकते हैं।